बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली अटेंड कर रहे हैं। और आप लोगों के पेपर भी नेक्स्ट जो है वो मंथ स्टार्ट होंगे, तो इसलिए अपने टाइम को ज़ाया मत कीजिए। तमाम सब्जेक्ट्स के जो हैं वो आप डेली बेसिस पे तैयारी करें। साइंस सब्जेक्ट्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अब आप लोगों के टीचर्स बता रहे हैं, आप उनको केयरफुली जो है वो उनको डील करें, उनको अंडरस्टैंड करें, यूनिक नोट से हेल्प लें, टीचर के लेक्चर से हेल्प लें, उनको प्रिपेयर करें। और पास पेपर्स अगर आपको अवेलेबल हों, नेट पे अवेलेबल होते हैं, वहाँ से लें। जितना हमने सिलेबस पढ़ लिया है स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर, तो पास पेपर में जो क्वेश्चन शॉर्ट MCQs आपको इन फर्स्ट 6 चैप्टर से जो मिलेंगे, उनको हर सूरत में प्रिपेयर करें। जो मैं यहाँ आपको मोस्टली क्वेश्चंस बता रहा होता हूँ वो नॉर्मली पास पेपर से रिलेटेड ही होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स में डिफरेंट ईयर्स में आए होते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने तौर पे जब पास पेपर्स में से आप उन क्वेश्चंस को खुद देखेंगे कि ये इस एक्सरसाइज में से आया, ये इस एक्सरसाइज में से आया, ये इस साल आ गया था, ये इस साल आया है, तो फिर आपको ज़्यादा लर्निंग करेंगे और उन क्वेश्चंस को सीरियसली अटेंड करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे 2 क्वेश्चन और हैं 6.8 में जो हमने करने हैं, फिर हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो 6.8 एक्सरसाइज है। सो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग की सूरत में आ सकता है, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सेकंड पार्ट स्टूडेंट कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट करने का एडवांटेज मैं ये ले रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही वही चीज़ है जो क्वेश्चन नंबर 7 जिस तरीके से करना था, उसी तरह 3 का सेकंड पार्ट भी करना है। सिर्फ एक फ़र्क है कि 7 क्वेश्चन में इन्फिनिट सीरीज़ का सम है, तो वहाँ पे आप फार्मूला नंबर 2 एंड पे अप्लाई करेंगे, और जबकि क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो फाइनाइट सीरीज़ है, तो उसमें आप फार्मूला नंबर 3 यूज़ करेंगे। तो सिर्फ फार्मूला की एक डिफरेंस है, बाकी बेसिक कैलकुलेशन सेम ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्फिनिट सीरीज़ लिख दिया गया है, तो इसलिए फार्मूला नंबर 2 एट द एंड यूज़ होगा। फर्स्ट कैलकुलेशन वही रहेगी जो मैं 3 क्वेश्चन में अभी इसमें करूँगा। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप फार्मूला नंबर जो 3 मैंने इस वक्त बोर्ड पे लिखा है ये यूज़ करेंगे, क्योंकि फाइनाइट टर्म्स को कहा है सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज़। तो स्टूडेंट, सीरीज़ है स्मॉल r प्लस 1 प्लस के स्मॉल r स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर इंटू r क्यूब प्लस सो ऑन। स्टूडेंट, ये हमें सीरीज़ दी हुई है, हमें इसको सम टू n टर्म्स करना है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है। अगर आप रेशो कैलकुलेट करते हैं तो रेशो का तरीका है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो वो ये आंसर आ रहा है फर्स्ट रेशो का। सेकंड रेशो कैलकुलेट करते हैं तो 1 प्लस के स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस के इंटू आर स्क्वायर, तो वो ये आंसर आ रहा है। तो दोनों आंसर सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है। तो हमें तो सम ज्योमेट्रिक सीरीज़ का करना है, तो इसलिए आपको इसको पहले ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपने एक हिंट याद रखना है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के अंदर भी सेकंड पार्ट के अंदर भी, जो सेकंड टर्म है उसमें 1 प्लस के इन्वॉल्व है। आपने उसका कॉन्जुगेट आपने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस के, आपने 1 माइनस के से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। डिवाइड वाला 1 माइनस के आप यहाँ लिख लें, और 1 माइनस के पहली टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस के पहले ही था, 1 माइनस के आपने दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस के स्क्वायर, और 1 माइनस के आपने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हो गई? ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ स्टूडेंट, ये ज़रा देखें। 1 माइनस के इंटू आर, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस के क्यूब का फॉर्मूला होता है, आर क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये हमें फॉर्मूला में हमने इनको मर्ज कर लिया, तो 1 माइनस के से ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ये फॉर्मूला में शिफ्ट होंगे। तो इसका हमने फ़ायदा ये लेना है कि अब ये आर को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर माइनस आर के
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के स्क्वायर आर क्यूब माइनस आर क्यूब के क्यूब प्लस सो ऑन। तो इसमें स्टूडेंट दो डिफरेंट सीरीज़ बन रही हैं, एक आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये क्वेश्चन की डिमांड है, इसको अलग कर लें। फिर माइनस 1 2 3, इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन आ रहा है और बाकी टर्म्स बन रही हैं आर के प्लस आर स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर क्यूब के क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब आप देखेंगे कि दोनों जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ हैं और आपने इनका अब आप सम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो स्टूडेंट है वो उसका स्टार्ट बिल्कुल यही है, यहाँ तक क्वेश्चन 7 सेम होगा। इसके बाद सिर्फ फार्मूलाज अप्लाई करने के लिए बात डिफरेंट होगी। ये क्योंकि n टर्म्स हैं तो इसलिए फार्मूला नंबर 3 यूज़ होगा। यूज़ फार्मूला नंबर 3, और वो फार्मूला नंबर 3 इस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूला नंबर 3 है। सो 1/1 माइनस के a1 इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर माइनस, वहाँ भी यही फार्मूला यूज़ होगा, ओवर 1 माइनस आर। अब अप्लाई वैल्यूज़ कर दें। a1 इज़ फर्स्ट सीरीज़ में जो a1 है वो r है और रेशो भी आ रही है ओवर 1 माइनस आर माइनस। सेकेंड सीरीज़ में फर्स्ट टर्म जो है वो आर के है, सो आर के और रेशो भी आर के है, आर की पावर एन के की पावर एन ओवर 1 माइनस आर के। तो इन दोनों टर्म में से स्टूडेंट आर कॉमन आ जाता है, तो आर को स्टूडेंट कॉमन ले लें 1 माइनस के, सो 1 माइनस आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर। आर कॉमन आ चुका है तो k इंटू 1 माइनस आर पावर एन के पावर एन ओवर 1 माइनस आर के। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात ये है जो आपको बाय प्रैक्टिस याद रखनी है कि ये जो 1 प्लस के सेकेंड टर्म है इसके कॉन्जुगेट 1 माइनस के से पूरी सीरीज़ को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त आप अंदर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट एक्सपैंड कर देंगे, तो वो दो डिफरेंट सीरीज़ का पैटर्न चलेगा। एक आर स्क्वायर आर क्यूब का, दूसरा आर के आर स्क्वायर के आर क्यूब के, दूसरा ये पैटर्न चलेगा। क्लियर? अलग अलग दोनों सीरीज़ कर लें। एन टर्म्स हैं, फाइनाइट है, तो इसलिए पहली टर्म के ऊपर भी यही फार्मूला यूज़ होगा, दूसरी टर्म के ऊपर भी यही फार्मूला यूज़ होगा। उसके बाद आपने वैल्यूज़ लगा देनी है। फर्स्ट टर्म इज़ आर, रेशियो इज सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो आर। In this case, first term is RK and the ratio is also second term divided by first term is also RK। वो वैल्यूज अप्लाई करें, सिर्फ R कॉमन आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका आंसर होगा। शाबाश, इसको कंप्लीट कर लें। ओके, होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। यूनिक नोट्स में भी बिल्कुल इसी पैटर्न से किया होगा, आप वहाँ से भी इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसी तरह जो स्टूडेंट जो इसका फर्स्ट पार्ट है, मैं उसका आपको हिंट बता दूं, उसकी सेकंड टर्म में आ रहा है a प्लस बी, तो वहाँ आपने a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है और साथ डिवाइड करना है। तो इसी तरह दो डिफरेंट सीरीज़ बन जाएंगी और आप उनका सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो आप लिख लें क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट के ऊपर कि वहाँ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है, a माइनस बी से, क्योंकि फिर वो a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 3 मैं बाद में एक लिस्ट लिखवा देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, सेकंड बिल्कुल इसी पैटर्न पे ट्राई करना है आपने। 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस सो ऑन, सम अप टू n टर्म्स। अब फिर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है। रेशो अगर आप कैलकुलेट करें तो सेम आंसर नहीं आ रहा, आप इसको चेक कीजिएगा, लेकिन ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाने के लिए फिर हमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है? तो पहले तो डेसिमल रिमूव कर लें। दिस इज़ 2/10 प्लस 22/100
1000 प्लस सो ऑन। 2 कॉमन ले लें न्यूमरेटर से स्टूडेंट, तो जब आप 2 कॉमन लेंगे सो यू हैव 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000 प्लस सो ऑन। अभी भी ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनी। अगर आप इसको इस पर डिवाइड करें और इसको इस पर डिवाइड करें तो रेशियो सेम नहीं आ रही। तो यहाँ एक ट्रिक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 9। आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड 9 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। लॉजिक है इसकी, क्योंकि आप यहाँ पे इसको ज्योमेट्रिक सीरीज बनाना चाहते हैं तो ये 9 से डिवाइड हो गया और ये 1 को आप जब 9 से मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं तो ये न्यूमरेटर पे 9/10 हो जाएगा, ये 99/100 हो जाएगा, ये 999/1000 हो जाएगा प्लस ऑन। और ये 9 का मतलब है कि आपके जो डिनोमिनेटर में 10, 100 और 1000 है उससे 1 यूनिट लेस के आपके पास न्यूमरेटर 9 से मल्टीप्लाई करने से ही आएंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वो जैसे ही हम उसको स्प्लिट करेंगे तो वो 10 उनको कैंसिल करेगा और ज्योमेट्रिक सीरीज़ 1-1 वाली बन जाएगी, जिसको डील करना आसान हो जाएगा। तो ये फ़ायदा लेने के लिए सिर्फ हमें इसमें 9 नंबर को याद रखना है कि उससे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो वी हैव 2/9। अब आप ये जो न्यूमरेटर में 9 है इसको हम लिख सकते हैं 10 - 1। हम 10 लाना चाहते थे कि डिनोमिनेटर से 10 उसको कैंसिल कर सके। 99 को हम लिखेंगे 100 - 1/100 और 999 को हम लिखेंगे 1000 - 1/1000 प्लस सो ऑन। सो 2/9। अब 10 से ये अलग कर दें, 10/10 - 1/10, 100/100 - 1/100, 1000/1000 - 1/1000 प्लस सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट? सो 2/9, 10/10 1 हो जाएगा, ये एज इट इज़, ये 1 हो जाएगा, ये टर्म एज इट इज़, ये 1 हो जाएगा और ये टर्म एज इट इज़ प्लस सो ऑन। तो देखिए 2 डिफरेंट सीरीज़ का पैटर्न इसमें कंटिन्यू है, एक 1 फिर थोड़ी देर बाद 1 फिर 1 प्लस सो ऑन। तो ये सीरीज़ अलग कर लें, 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स माइनस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब दोनों जो सीरीज़ बन चुकी हैं वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ को शो करती हैं। तो 1 + 1 जो है इसका तो सम डायरेक्ट n हो जाएगा, माइनस यहाँ फर्स्ट टर्म 1/10 है, रेशियो इज़ ऑल्सो 1/10 और फाइनाइट सीरीज़ है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है सम कैलकुलेट करने का। वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। सो 2/9 n माइनस फर्स्ट टर्म इज़ 1/10, 1 - 1/10 पावर n होल डिवाइड बाय 1 - 1/10। तो एलसीएम ले लें तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे ये आंसर मिल जाएगा। मैं ये रेस करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इन फार्मूलाज का काम ख़त्म हो गया है। तो स्टूडेंट दिस इज़ 2/9 n माइनस न्यूमरेटर में 10 पावर n एलसीएम आ जाएगा, 10 पावर n - 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी 10 एलसीएम आ जाएगा। सो वी हैव 2/9 n माइनस 10 पावर n - 1 ओवर 10 पावर n इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 10/9। डिवाइड को अगर प्रोडक्ट में ले जाएं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 10 इससे कैंसिल हो जाएगा। सो यू हैव 2/9 n माइनस 10 पावर n - 1 ओवर 10 पावर n इंटू 9। ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सम का तरीका है। इस क्वेश्चन को नोट करने का जो सीक्वेंस है स्टूडेंट, ये पेज नंबर 1 होगा नोट करने का, ये पेज नंबर 2 होगा नोट करने का स्टूडेंट, और ये पेज नंबर 3 होगा नोट करने का। इस सीक्वेंस में स्टूडेंट आपने इसको नोट करना है, तो इसको नोट कर लें। तो इसमें सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट बात है कि ये क्योंकि सीरीज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है, तो इसको ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाने के लिए आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करते वक्त नंबर 9 को याद रखना है फर्स्ट पार्ट में भी
और सेकंड पार्ट में भी, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ही ये दो डिफरेंट सीरीज बनाएंगी। एक 1 1 वाली ही हमें चाहिए बिकॉज उसको सम करना इजी है, और दूसरी भी ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, पहले भी ज्योमेट्रिक सीरीज होगी। उसके बाद एन टर्म्स के फार्मूला यूज़ करके आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम वगैरह का तरीका है, तो इसको आप कंप्लीट कर लें। शाबाश। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको 6.8 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना देता हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, 6.8 में जो इम्पॉर्टेंट एरिया है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम, एक्सरसाइज 6.8, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप स्टार्ट हो जाते हैं हम यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर 1 है स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज 210। उसके बाद स्टूडेंट आप नेक्स्ट चलें, एग्जाम्पल नंबर 5, पेज 213। ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज, दोनों का सेम सोल्यूशन है। आप क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल 5 की हेल्प लेकर भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल 5 सॉल्व की हुई है। देन एग्जाम्पल नंबर 6 ऑन पेज 214, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आपने प्रिपेयर करनी है, सॉल्व की हुई हैं, आसानी से आपको समझ आ जाएंगी वहाँ पे। उसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, ये एक फेज़ हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो क्वेश्चन स्टूडेंट है वो क्वेश्चन नंबर 2, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 स्पेशली फर्स्ट पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 12, 13 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चन नंबर 14 मैंने यहाँ बता दिया है। तो ये इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको आपने बड़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.9 है, उसमें से आप फर्स्ट 2 क्वेश्चन सिर्फ फ़िलहाल कर लें, तो मैं आपको उनमें से एक क्वेश्चन कर देता हूँ, इजी है। एक्सरसाइज 6.9, इसमें से कुछ पेपर में ज़्यादा चीज़ें आती नहीं हैं, मेरे नॉलेज में नहीं गुजरी हैं। लास्ट 10 ईयर्स के भी अगर आप पास पेपर्स देख लें तो इस एक्सरसाइज में से शायद ही कोई एक आधी दफ़ा कोई क्वेश्चन हो। तो बहरहाल फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को आप चेक कर लें, ये आपने करने हैं। 6.9 फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को कर लें, बाकी अगर आपको टाइम मिले तो आप लोग जो है ये एक क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिएगा, यूनिक नोट्स हेल्प ले लें। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, सिंपल है। अ मैन डिपॉजिट इन अ बैंक ₹8 फर्स्ट ईयर गिवन, जो है हमारे पास सीरीज़ है। फर्स्ट ईयर उसने 8 सबमिट करवाए हैं, सेकेंड ईयर 24 जो है वो सबमिट करवाए हैं, एंड थर्ड ईयर a man deposit in a bank ₹8 in first year, ₹24 in the second year, and ₹72 in the third year, so on. Find the amount he will have deposited in the bank by the 50th year. तो यानी S50 रिक्वायर्ड है हमें कि 50 ईयर के बाद उसने टोटल कितने पैसे वहाँ जमा करवा दिए होंगे, तो ये हमें चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। So here we have a geometric series. First term is 8, ratio is 24/8, that is 3, and n is 50. 50th term के बाद हमें बताना है क्या होगा। So we know that क्योंकि 50th term हमें पता चल चुका है, तो सम में so S n is equal to A1 into 1 minus
r पावर n ओवर 1 माइनस r, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. सो S50 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 8, r इज 3 पावर 50 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस r इज 3. सो S50 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस 3 पावर 50 ओवर माइनस 2, 248. So S50 is equal to minus 4 into 1 minus 3 पावर 50. ये 3 पावर 50 को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर नेगेटिव में आएगा. वो नेगेटिव और नेगेटिव 4 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आपको आंसर मिल जाएगा. वो अमाउंट होगी जो कि उसने 50 ईयर्स के बाद वहाँ पे सबमिट करवाई होगी. तो आप 6.9 ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. 2 को पढ़ें, 2 में सम दिया हुआ है और आपको कोई टर्म्स रिक्वायर्ड हैं. यूनिक नोट से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली वहाँ से समझ आ जाएगी. तो आपने ये 1 और 2 क्वेश्चंस फ़िलहाल 6.9 का कर लें. टाइम मिल जाए तो एक 5 क्वेश्चन देख लें, बाकी की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है. तो स्टूडेंट नाउ आवर चैप्टर नंबर 6 इज़ कंप्लीट. मैंने आपको फिर एक बात बता दूं कि 6 चैप्टर के अंदर आपने, मैं एक और लिस्ट आपको बना देता हूं कि 6 चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जिनमें आपको बहुत फोकस करना है वो कौन सी हैं. एक्सरसाइज 6.2, 6.3, 6.4, 6.10, 6.7, 6.8 आपने ये एक्सरसाइजेस पहले नंबर पे प्रिपेयर करनी है. और जो इनमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग बताए हैं वही आपने अच्छी तरह फोकस करने हैं. तो ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपने डेफिनेटली प्रिपेयर करनी है. और बाकी को टाइम ना भी अगर मिले तो अभी फ़िलहाल उसको आप रहने में दें. रिवीजन सेशंस होंगे उनमें आप उनको टाइम दे दें. लेकिन अभी आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है उसमें आपने 6 चैप्टर की इन एक्सरसाइजेज पे फोकस करना है. इनमें जो मैंने आपको क्वेश्चंस बोर्ड पे करवाए हैं, इंपॉर्टेंट बताए हैं, उनको अच्छी तरह आप देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करें, अपने हैंडआउट्स बनाएं. तो ये 6 चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट एरिया है एक्सरसाइजेज का पेपर्स में आने के हवाले से. तो ये आपने अच्छी तरह करना है. मैंने आपको हर एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग एग्जांपल्स भी बता दिए हैं और पूरे चैप्टर के अंदर कौन सी एक्सरसाइजेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम वो भी बता दिए हैं. तो इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए तैयारी करेंगे. तो एक और चीज़ है कि पास पेपर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर. आप पास पेपर ले लें. पास पेपर में इन चैप्टर से जो चीज़ें आई होंगी उनको ज़रूर प्रिपेयर करें. तो इंशाल्लाह जो है वो आपको दिक्कत नहीं होगी. ये स्टूडेंट हमारा अभी 82 जो था वो लेक्चर कंटिन्यू था. तो ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप इसमें से करनी है. सो नाउ आवर 6 चैप्टर इज़ कंप्लीट. इसके बाद हमारा जो यूनिक पॉलिसी के मुताबिक फर्स्ट 50% का कोर्स है उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 एक रह गया. अब हम इसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे. चैप्टर 2 में एंड पे करवाता हूँ कि थोड़ा सा ऑब्स्ट्रैक्ट किस्म का जो है वो ये चैप्टर होता है. इसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन माइंड में ही करके आपको रिजल्ट्स जनरेट करने होते हैं. तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. लेकिन हम इसमें 2 चैप्टर में पहले वो चीज़ें करेंगे जो आपके लिए ईजी होंगी, उसके बाद हम इसको फर्दर देखेंगे. 2 चैप्टर स्टूडेंट इसके बारे में आप पहले वेटेज लिख लें. लेक्चर हमारा 82 कंटिन्यू है. चैप्टर नंबर 2 हमने जो है वो इस लेक्चर में स्टार्ट कर दिया हुआ है. इसकी जो बोर्ड परसेंटेज है वो आप नोट कर लें. इसमें से स्टूडेंट 1 के करीब MCQ आता है, यानी MCQ जो है वो 1 आएगा. और इसको ऐसे लिख लें, MCQs की तादाद 1 होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद 3 होगी, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मे और मे नॉट. एक पार्ट आता है और नहीं भी आता 5 मार्क्स का. क्लियर? तो MCQs 1, शॉर्ट क्वेश्चन 3, लॉन्ग क्वेश्चन 1 पार्ट आएगा और नहीं भी आ सकता. तो ये वेटेज है चैप्टर नंबर 2 की बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर.
कि एक MCQs आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये तो कंफर्म है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक पार्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो ये आपकी वेटेज है, ये आपने चैप्टर 2 के स्टार्ट पे लिख लेनी है। फिर आपको मैं चैप्टर 2 का थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट बेसिकली 3 टॉपिक है। नंबर 1 सेट्स, नंबर 2 फंक्शंस एंड नंबर 3 आपके ग्रुप। तो सेट्स वाली सारी इंफॉर्मेशंस वही हैं जो आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सेट के अंदर सारी इंफॉर्मेशंस आपकी वही हैं, यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, पावर सेट कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी वही हैं। 2 सेट हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो सेट्स वाली हैं। इस पोर्शन में मोस्टली डेफिनेशंस हैं। तो ये पोर्शन मैं एंड पे डिस्कस करूँगा आपके साथ। पहले वो जो नए टॉपिक्स हैं, जैसे कि लॉजिक का टॉपिक है, ट्रुथ टेबल का टॉपिक है, फंक्शन का टॉपिक है, ग्रुप का टॉपिक है, ये चैप्टर 2 में नई चीज़ें हैं। इनमें से पेपर आने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं ज़्यादातर इनमें से ही बनते हैं, ट्रुथ टेबल ज़रूर बनता है। तो ये पोर्शन हम पहले करेंगे। तो पहली 3 एक्सरसाइजेस को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो क्योंकि सेट थ्योरी से रिलेटेड है। वो ऑलमोस्ट अगर आप खुद भी रीडिंग करें तो आप वो उसको कर सकते हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा गो थ्रू करूँगा उनको। लेकिन अभी हम जो है वो इसमें से हम लॉजिक की तरफ मूव करते हैं। तो पेज नंबर 48 पे आप आ जाएं। पेज नंबर 48, यहाँ भी कुछ स्टूडेंट डेफिनेशंस हैं, जिन डेफिनेशन के बेस पे 2 एक्सरसाइजेज हैं 2.4 और 2.5 चैप्टर नंबर 2 की, जो कि हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन स्टूडेंट इसके अंदर है जो आपको प्रिपेयर करनी है, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन प्रोपोजिशन की डेफिनेशन बुक के ऊपर लिखिए, अ डेक्लरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। बुक सामने रख लें, पेज 48 है, कुछ डेफिनेशंस हैं ये चैप्टर 2 का जो आपका सेकंड पोर्शन है, ट्रुथ टेबल से रिलेटेड, लॉजिक से रिलेटेड, इसमें डेफिनेशंस ही हैं मोस्टली जिनको आपको प्रिपेयर करना है। चैप्टर 2 मोस्टली बेस्ड ऑन द डेफिनेशंस। सो फर्स्ट डेफिनेशन जो हमें अपने 2.4 एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए वो प्रोपोजिशन की है। मैथमेटिक्स के अंदर, लॉजिक के अंदर, सेट थ्योरी के अंदर हम प्रोपोजिशन किस चीज़ को कहते हैं, तो ये डेफिनेशन बुक के ऊपर लिखी हुई है। 2.6.1 आर्टिकल अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक के बिल्कुल नीचे, अ डेक्लरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, बट नॉट बोथ इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। एक ऐसी डेक्लरेटिव स्टेट का मतलब है कि स्टेटमेंट का मतलब आपने कोई चीज़ बोली है, बयान कर दी है, तो वो एक स्टेटमेंट बन गई। वो या ट्रू होगी या फॉल्स, बट नॉट बोथ। ये नहीं है कि मैं कहूँ कि 2 इज़ लेस देन 3, 2 इज़ लेस देन 3, तो पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट दी जाए तो ये ट्रू हो, इंडिया में यही स्टेटमेंट दें तो ये फॉल्स हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो एक स्टेटमेंट ट्रू है यूनिवर्सली, तो वो यूनिवर्सली ट्रू ही रहनी चाहिए, और अगर फॉल्स है तो फिर वो फॉल्स ही होनी चाहिए। तो प्रोपोजिशन एक ऐसी डेक्लरेटिव स्टेटमेंट है जो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इकट्ठे नहीं हो सकती कि एक उसी स्टेटमेंट को ट्रू भी कह रहे हैं और उसी स्टेटमेंट को फॉल्स भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया जी? ये एक प्रोपोजिशन होती है उसको। नंबर 2, उसके बाद आपको आनी चाहिए कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशंस, कंपाउंड प्रोपोजिशन इसको आप लिख लें, कंबाइनिंग टू और more than 2 proposition, combining 2 or more than 2 propositions with the help of connectors. Combining 2 or more than 2 propositions with the help of connectors is called
कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है कि एक स्टेटमेंट है जो या ट्रू है या फॉल्स है। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है कि दो स्टेटमेंट हो सकती हैं या तीन हो सकती हैं या चार हो सकती हैं, आपने उनको कंबाइन करके कनेक्ट करके लिख दिया है, दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके एक स्टेटमेंट बना दिया है, सो दैट न्यू स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन। जैसे 2 इज लेस देन 3 एंड 5 इज ग्रेटर देन 1, ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट आपने इनको एंड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कंबाइन कर दिया है, तो ये एक कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाएगी। प्रोपोजिशंस को जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम नॉर्मली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिख लें, जो प्रोपोजिशंस हैं वो नॉर्मली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट की जाती हैं, लाइक स्मॉल p q r etc। ये वो ऑपरेशंस हैं जो हम लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, जो प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में सिर्फ आप ये दो डेफिनेशंस को ही फोकस करें। चैप्टर नंबर 2 में से नंबर 1 इज़ प्रोपोजिशन, एक ऐसी स्टेटमेंट जो या ट्रू होगी या फॉल्स बट नॉट बोथ। इन प्रोपोजिशंस को जो स्टेटमेंट होती हैं उनको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक स्मॉल p q r एट्सेट्रा। दूसरी डेफिनेशन थी कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन का क्या करना है कि जो प्रोपोजिशन है आपके पास वो दो हों या दो से ज़्यादा हों, उनको इकट्ठा करके आप जब लिखेंगे तो वो एक नई स्टेटमेंट बन जाएगी, उस नई स्टेटमेंट को हम कंपाउंड प्रोपोजिशन कहेंगे। तो हमें इनको कैसे यूज़ करना है वो अभी हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लेक्चर में आप यहाँ तक काम करेंगे चैप्टर 2 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।